राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी। आज आपका जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, आज एग्रोनॉमी की सीरीज़ का पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में क्लाइमेट चेंज को 5 से 10 मिनट देके आगे बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपके ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, C3 C4 प्लांट क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, ताकि जितने फैक्ट यहाँ से बनेंगे सब आपके क्लियर हो जाएंगे। एक थोड़ी सी शिकायत ये है कि आप लोग थोड़े से नालायक हो गए हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों का ये रुझान रहता है कि सर हमको फैक्ट इतने बता दो कि एग्जाम में इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब फैक्ट बताने जाते हो तो आप बोर हो जाते हो, ठीक है, और बोर होते हो तो क्लास को पूरा नहीं देखते हो, ठीक है। तो इसमें हमें सामने से दिखता रहता है कि हाँ वास्ट टाइमिंग के हिसाब से आप लोग कितना क्या काम कर रहे हो। तो थोड़ा अपने लिए सीरियस बनो। इन फैक्ट को उस टाइम देखो जिस टाइम आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लाओ एक बार देखते हैं कि क्या छूट गया, तो आपको पता लगेगा कि इकोनॉमी में क्या क्या छूट गया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में लो और अच्छे से रीड आउट करो, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आपके लिए सरल सरल क्वेश्चन भी ला सकते हैं। अगर अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, अच्छी इस किताब को खत्म कर रहे हैं, एक जज्बा उठाया है, तो अच्छे से इस किताब को खत्म भी कर लेंगे। किताब का सोर्स SR रेड्डी है और ये जो किताब आपके सामने है ये किताब है आपकी कंपैरेटिव एग्रोनॉमी, ठीक है। और कंपैरेटिव एग्रोनॉमी काफ़ी अच्छी किताब है जिसको आप खरीद भी सकते हो, अमेजोन पे आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। बाकी आपको कोई भी समस्या होती है किसी प्रकार की तो आप आकाश वाजपेयी इंस्टाग्राम में सर्च करके कोई भी समस्या बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो, ठीक है। और एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आकाश 5 अप्लाई करके वहाँ पर डिटेल कोर्स को परचेस कर सकते हो, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्लाइमेट चेंज क्या होता है सर? क्लाइमेट चेंज प्रैक्टिकल सी बात है, या तो किसी टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर कम होगा, तो ऐसी किसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ग्रीन हाउस की बात करें यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है वो किन किन गैस का कितना कितना रहता है, ठीक है। अब कहोगे सर अब खाना खा के बैठे हो? हाँ बिल्कुल खाना खा के बैठे हैं, ठीक है, खाना भी काफ़ी लेट खाए हैं। अच्छा, तो जो सबसे ज़्यादा रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। सर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 406 ppm के आसपास होती है। कितनी होती है भाई? 406 ppm। मेथेन जो होती है कितनी होती है? मेथेन होती है 1.82 ppm, ठीक है। और N2 होती है 319 ppb, ठीक है। तो ये जो ppb ppm में दे रखा डाटा, इसको भी याद रखना, ठीक है। आप लोग परसेंटेज वाइज याद रखते हो, परसेंटेज वाइज भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी ये ppm और ppy भी याद रखना। अच्छा, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है? CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लगभग 28%, कितना सर? 28% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उनको वॉइस ओवर कर रहे हैं तो आराम से सुनते जाना। तो 28% जो ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूशन करता है वो कौन करता है? ग्लोबल वार्मिंग में, सॉरी, आपका 28% करता है ग्रीन हाउस गैस में एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और अगर बात करें तो ग्लोबल एवरेज इमिशन जो होता है एग्रीकल्चर से 13.5% होता है, ठीक है, 13.5% होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं कि सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस के सोर्स क्या हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है ना, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना जो सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस में इंटरिक फर्मेंटेशन ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं इनसे 59% तक ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है। मेथेन 23% कहाँ से? रूरल एनिमल से, ठीक है। और जो सॉइल वगैरह होती है इनसे 12% तक। तो जो आपकी जो मेथेन गैस होती है इनसे ज़्यादा अच्छे से निकलती रहती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर से और क्रॉप रेजिड्यू से 1% 5% निकलती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े आगे। हाँ, ये 2-3 प्रोटोकॉल जान लो। काइटो प्रोटोकॉल क्या होती है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, कलेक्टिव इमिशन रिडक्शन से था, ठीक है। जो इमिशन था उसके रिडक्शन के लिए काइटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था? तो एग्रीमेंट 1997 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? जापान में हुआ था। लेकिन इफेक्ट में कब आ पाया? 2005 में आ पाया। बस ये 2 पॉइंट याद रखना कि 1997 में 1997 में काइटो प्रोटोकॉल की गई थी। कहाँ पर? जापान में। लेकिन ये एग्रीमेंट इफेक्ट में कब आ पाया था? 2005 में आ पाया था, और वो भी फरवरी 2005 में, ठीक है। बस आगे बढ़ो। अगर मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, ओजोन लेयर के उसकी ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सर जी कब हुई थी? तो ये एग्रीमेंट जो हुआ था ये हुआ था आपका 26 अगस्त 1987, 26 अगस्त 1987 में हुआ था, ठीक बात है। और ये जो इफेक्ट में आया था 1987, इफेक्ट आया था 26 जनवरी 1989, यानी कि 26 अगस्त 1987 में ये एग्रीमेंट मॉनेटरी प्रोटोकॉल की गई थी। लेकिन भाई साहब ये जो प्रोटोकॉल थी ये इफेक्ट में या फोर्स में कब आई? वो आई थी आपकी 26 जनवरी 1989, ठीक है, 1989 में। अच्छा, ये बात हो गई।
ओजोन प्रेशर की बात करते हैं तो कोई दिक्कत वाली, प्रेशर कह रहे हैं, प्रिकर्सर की बात करते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की फुल फॉर्म होती है। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो आईपीसीसी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। कब हुई थी बेटा? 1988 में, 1988 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा NICRA क्या है? नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर है। तो नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर जो है 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट सर जी कब हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो आपका हुआ था, एक मिनट को, हाँ, ये जो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है, वो एग्रीमेंट था यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNEFS ने करवाया था, ठीक है। और ये मेनली जो पेरिस एग्रीमेंट था, इनमें यह था कि भाई साहब जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखेंगे, ठीक। लेकिन अभी हाल ही में 1.5 चला गया, तो दिक्कत वाली बात है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किसने दिया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर दिया था FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। बस इतने टॉपिक क्लाइमेट चेंज से याद रखना, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं। हाँ, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे टॉपिक लगभग 2.5 से 3 घंटे का है, ठीक है, लेकिन नहीं, हम आपको 20-25 मिनट में खत्म करेंगे, 30 मिनट में। तो बहुत आराम से सुनिएगा, पेशेंस से सुनिएगा, ठीक। इसलिए उस चीज़ को हमने काफ़ी फास्ट बोला है, ठीक। भैया देखो, फिर तुम लोग ना लाइक, फिर तुम लोग कम क्यों हो जाते हो भाई? कम क्यों हो जाते हो? ये गलत बात है। थम्सअप भी नहीं करते हो। देखो यार भाई, सीधी सी बात है, फ्री में अगर ज्ञान मिल रहा है तो इसको थोड़ा थम्सअप जो अप्रिशिएट किया करो। लाइक वाइक तो करते नहीं हो, नालायक हो, ठीक है, लेकिन कम से कम फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, चाहे तो पेपर दे के आना, मिला लेना, ठीक। तो इसलिए थोड़ा अप्रिशिएट करो, ठीक। और साथ ही साथ इसको अच्छे से शेयर वगैरह किया करो, और कुछ नहीं तो थम्सअप किया करो, जितने देख रहे हो उतने किया करो, ठीक है, नालायक हो। अच्छा, चाय वाय की चुस्की भी लगा लेते हैं बीच बीच में। चलो भाई, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बेसिक क्रॉप फिजियोलॉजी। सर ग्रोथ क्या है? आप भी जानते हो सर, ऐसी जब प्लांट में जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, यानी साइज एकदम बढ़ जाता है, और ठीक सीधी सी बात है, साइज बढ़ गया, क्या साइज बाद में छोटा हो सकता है? भाई तुम एक बार लंबे हो गए, अब तुमको काट के छोटा कर देंगे तब तो अलग चीज़ है, तो तुम खत्म ही हो जाओगे, लेकिन वैसे छोटे नहीं हो सकते सर, सीधी सी बात है, ठीक। शक्तिमान वाली शक्ति हो तो अलग बात है, बाकी नहीं हो सकते सर, सीधी सी बात है। तो नहीं हो सकते तो आपके क्या है, ग्रोथ कैसी? इरिवर्सिबल है, बाद में चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, डेवलपमेंट आप जानते हो, जब क्वालिटी में चेंज होता है, ठीक है, तब आप क्या, डेवलपमेंट है। क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ग्रोथ है, सीधी सी बात। अच्छा, ग्रोथ को नापते किससे? वैसे तो ग्रोथ को नापने का कोई भी पैरामीटर नहीं है सर, पैरामीटर्स तो है पर ग्रोथ को डायरेक्ट आप नाप नहीं सकते हैं, ठीक। पहली बात तो यही याद रखना, NCERT में डायरेक्ट लिखा रहता है। हाँ, इसके कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि सेल के साइज से नाप लेते हैं बहुत लोग, ठीक है, और जीनोमीटर से नाप लेते हैं, कैस्कोग्राफ से नाप लेते हैं, ठीक है, ये पैरामीटर्स होते हैं। वॉल्यूम से नाप लेते हैं, ठीक, सेल की डिवीजन से नाप लेते हैं, तो ये पैरामीटर्स होते हैं। वैसे ग्रोथ को नापने का कोई भी एग्जैक्ट जो है नहीं है, ग्रोथ नापी नहीं जा सकती, ठीक है। ये पॉइंट NCERT में लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा होगा। आगे देखिए, फेज ऑफ ग्रोथ की बात करें तो सर जी फेज 5 होती हैं, लेग फेज, लॉग फेज, डिक्रीजिंग ग्रोथ फेज, प्लेटू फेज और सेंसेशन यानी डेथ, ठीक है। सेंसेशन मतलब क्या होता है? बुढ़ापा, फिर डेथ, बुढ़ापे का आदमी की मृत्यु होती है। अच्छा, लेग फेज क्या होती है? लेग फेज क्या होती है? इनिशियल लेग पीरियड ड्यूरिंग विच इंटरनल चेंज अकर। जब क्या होता है, प्लांट में इंटरनल चेंज होते हैं, ठीक है, इंटरनल चेंज होते हैं, तब भाई साहब क्या होता है, उसे लेग फेज बोलते हैं, ठीक। कभी कभी नहीं, जब स्टार्टिंग में भैया कभी कभार क्या होता है, तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं, हाँ, कहीं टूर वूर पे जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लड़कियां भाई साहब फालतू में लेट कर देती हैं, ठीक है, लेट कर दी, बस उनके चक्कर में रुकी हुई है, बाद में आती है ओह माय गॉड सॉरी आई एम लेट, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो होती है, ये कंडीशन प्लांट में हो जाती है। अब प्लांट में क्या है भाई साहब, इनमें इंटरनल चेंज हो रहे हैं, और इंटरनल चेंज होने के बाद जब बस ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और उस टाइम थोड़े इंटरनल चेंज होते हैं, जिससे कि थोड़ी ग्रोथ हल्की सी मतलब चेंज हो जाती है ना। अब हिंदी एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं आती, उनको प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो उस फेज को क्या बोलते हैं? उस फेज को लेग फेज बोलते हैं, ठीक, लेग हो रहा है। अच्छा, लॉग फेज क्या होती है? लॉग फेज क्या होती है? ये बड़ी फास्ट फेज है, उसके बाद फिर गाड़ी हमको फास्ट भगानी पड़ती है, तो ये काफ़ी फास्ट फेज है। और फास्ट फेज को इसे क्या बोलते हैं? ग्रैंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। बस देखो एग्जाम में क्या आएगा, इनमें से कौन सी ग्रैंड ग्रोथ फेज है? तो ग्रैंड ग्रोथ फेज कौन सी है? लॉग फेज है। और लेग फेज कौन सी है? लेग फेज आपकी इनिशियल स्टेज पे होती है, इंटरनल चेंज होते हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग ग्रोथ फेज। अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, एक टाइम पर भाई साहब दीदियाँ अंदर गई, ठीक है, बढ़िया मेकअप वेकअप करके, बढ़िया अंताक्षरी चालू हो गई, अंताक्षरी चालू हो गई, लॉग फेज हो गई, बड़ी तेजी से भैया सब माहौल बना हुआ है बस के अंदर। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद क्या होता है, सब भैया
सब लोग थक जाते हैं, अब बस एक दूसरे के ऊपर सोने लगते हैं, ठीक है, बस के अंदर ही अंदर, बस वो माहौल समझना। अब हमारे पास तो बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम होता है, तुम्हें अच्छे समझा देते हैं, ठीक है। होता क्या भैया, आराम से सब लोग बढ़िया सब कुछ खत्म करके सब थक गए, सोने लगते हैं, ठीक। तो एक टाइम पर आके ग्रोथ भाई धीरे धीरे कम होने लगती है, वो मस्ती मौज मस्ती धीरे धीरे कम होने लगती है। तो भाई क्या, डिक्रीजिंग ग्रोथ पेज है, अब ग्रोथ जो है नीचे धीरे धीरे कम हो रही है, अच्छी बात है। प्लेटो सर क्या होता है, अब प्लांट पूरा मैच्योरिटी के थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच चुका है, अब सर बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा, उसका सेंसेसिस हो जाता है, बुढ़ापा आता है, और फिर आदमी लास्ट में प्लांट क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। तो भैया आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे सर, लैग फेज कौन सी होती है, इंटरनल चेंज होते हैं सर, लॉग फेज कौन सी होती है, ग्रैंड ग्रोथ फेज होती है, सबसे ज़्यादा इसी स्टेज पर ग्रोथ होती है, डिक्रीजिंग जहाँ पे आके ग्रोथ थोड़ी सी कम होने लगती है, प्लेटो सर जानते हो मैच्योरिटी वाली बिल्कुल टॉप वाली, और सेंसेसिस और क्या है, बुढ़ापा है, और लास्ट में मर जाती है। यानी सबसे लास्ट जो फेज होती है वो कौन सी है, सेंसेसिस एंड डेथ फेज है, ठीक है। बस तो भैया कम टाइम में इतना ही ज्ञान मिलेगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चाय की चुस्कियाँ हम मारते रहते हैं और तुम थोड़ा सा उधर लाइक वाइक करते रहो, ठीक है। तो सर जी तेज बोल रहे हैं, क्या ही करे भाई, हम वादा किए हैं कि जल्दी जल्दी खत्म करा देंगे 10 दिन में, अब 10 दिन में एग्रोनॉमी खत्म होना बड़ी बात है ना, फिर भी टेंशन ना लो। चलो, डेवलपमेंट फिर जी क्या है, ओ माय गॉड, ये मोदी जी वाला डेवलपमेंट नहीं है, तो अभी तक हुआ नहीं, हाँ हालांकि दूसरा डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट डिनोट द फेज चेंज ऑफ ए क्रॉप, क्रॉप का कोई फेज अगर चेंज हो रहा है डेवलपमेंट है, सीधी सी बात है सर। अच्छा, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फिनोफेज, बस ये पॉइंट याद रखना, देखो इसीलिए हमने तुम्हें ये पॉइंट बताया भी, ठीक है। ये जो क्या होता है फिनोफेज क्या होती है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वहाँ पर जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे फिनोफेज बोल देते हैं, बस। अच्छा, क्रॉप का डेवलपमेंट कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, और ग्रोथ कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है, बस। ये वर्डिंग का फर्क है बेटा, वर्डिंग का फर्क, ठीक है, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़े, हाँ कम टाइम में भाई साहब सही ज्ञान चलेगा, टेंशन ना लो। चलो, सीड दैट रिक्वायर, सीड क्या है भैया, सीड क्या है, सीड है फर्टिलाइज मैच्योर है, सीड है, अच्छी बात है। सीड दैट रिक्वायर लाइट फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन और फोटोप्लास्टिक सीड, भाई ऐसा कोई सीड जिसे लाइट चाहिए जर्मिनेशन के लिए, फोटोप्लास्टिक सीड, अरे नाम से ही क्लियर है सर, कौन, तंबाकू, भाई तंबाकू को लाइट चाहिए, ठीक बात है। सीड ऑफ मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप बिलोंग टू नॉन फोटोप्लास्टिक ग्रुप, ज़्यादातर जो कल्टिवेटेड क्रॉप के ग्रुप सीड होते हैं नॉन फोटोप्लास्टिक होते हैं, ठीक बात है। अच्छा, एक बात याद रखना कि लगभग आपसे अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर विच नो जर्मिनेशन टेक प्लेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है कि कितने टेम्परेचर पर ज़्यादातर सीड में जर्मिनेशन नहीं होता है, तो 35 से 45, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, टेम्परेचर जब पहुँचता है तो वहाँ पर ज़्यादातर सीड ऐसे होते हैं जिनमें जर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आजा ग्रोथ रेगुलेटर्स पे, ग्रोथ देख ली, डेवलपमेंट देख लिया, रेगुलेटर्स देख लो, ठीक है। रेगुलेटर्स में सर बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से सर, प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन क्या करते हैं सर जी, डिसऑर्डर्स हैं, मतलब डिसऑर्डर्स, अरे डिसऑर्डर्स नहीं, हार्मोन। अब आपकी बॉडी को कोई भी काम करना है सर, अब उस काम को जल्दी करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी हार्मोनल एक्टिविटीज़ फास्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब भाई साहब लौकी है, बिल्कुल छोटी सी थी, आपने ऑक्सीटोसिन ठोका, भाई साहब कल को क्या हो, एकदम बड़ी हो गई, ठीक है, फ्रिज को दरवाजा खोल के आगे खड़ी हो गई, ठीक है। अब भाई साहब क्या है, आपने उसकी ग्रोथ को बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया, उसके अंदर जो हार्मोन था उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया, ठीक है। आजकल ह्यूमन में भी ये चीज़ें यूज हो रही हैं जल्दी मैच्योर करने के लिए, तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, प्लांट के केस में तो पढ़ेंगे ही, अच्छी बात है। तो भैया प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं, जो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। सर ऐसे कौन कौन से हैं, सर ऐसे बहुत से हैं, एक तो होते हैं ग्रोथ इन्वेटर्स, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स कौन से होते हैं, जो सर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इन्वेटर्स कौन से होते हैं, जो ग्रोथ को कम करते हैं, नाम से क्लियर है। आओ अच्छा यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, डिटेल में नहीं जाएगा, यहाँ देखते हैं। हाँ सर, पहला सर आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ये सर दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल ऑक्सीजन, एक होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। अब सर नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है तो भैया वो कौन सा होता है, वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा होता है सर, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और सिंथेटिक कौन से होते हैं, बाकी सिंथेटिक होते हैं IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड 2,4-D और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है। ये सभी कैसे होते हैं, ये आपके सिंथेटिक होते हैं। और नेचुरल कौन सा होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। वेरी गुड सर, ये करता क्या है सर, ये सेल को बढ़ाता है। भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के बारे में जानते हो, आपके जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने रिपोर्ट किया था, खोजा था, बाद में अविना कर्पेचर में यानी कि ओट पर सबसे पहले जो भैया कौन थे, FW बेंट थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने आराम से ओट के ऊपर वाले पार्ट को काटा, जब काटा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाद में जब हल्की सी बेंडिंग कर दी तो वो हल्का सा बेंड हो गया, सन की लाइट में हल्का सा मुड़ गया, जब मुड़ गया तो पता लगा भाई साहब ये तो भाई साहब मुड़ रहा है, ऊपर क्या है, ऊपर पता लगा ऑक्सीजन है, तो ऐसे सब्जी खोज हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मतलब सेल की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को लंबाई में बढ़ाने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन
कौन सा है, ऑक्सीजन है सर। चौड़ाई में बढ़ाता है लेकिन मेनली अभी क्या है, लंबाई बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अलावा सेल को एलोंगेट करने में यही हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस से दोनों बात क्लियर है। एडवेंटिशियस रूट फार्मेशन, जो आईबीए है वो रूट फार्मेशन में हेल्प करता है, तो एडवेंटिशियस रूट फार्मेशन में कौन हेल्प करता है, यही करता है। इसके अलावा 2,4-D एक्ट है हर्बिसाइड, और 2,4-D क्या है, एक कंसंट्रेशन को लिमिट में रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। ठीक, ये भी बात याद रखना। ठीक, इतने बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर भैया जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन भाई साहब क्या है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुरुसावा, उन कुरुसावा जी ने सबसे पहले इसको जिब्रेला फ्यूजी करा। ये सर क्या है, ये सर धान का एक डिजीज होता है जिसे बोलते हैं बकानी डिजीज। उस बकानी डिजीज के अंदर देखा सर, बकानी डिजीज क्या होता है, बकानी डिजीज को बोलते हैं फूलिश, क्या बोलते हैं भाई साहब, अरे भाई जाओ, क्या बोलते हैं, फूलिश सीडलिंग डिजीज। अब देखो फूलिश सीडलिंग डिजीज क्या है, अरे भाई साहब मूर्ख, मूर्ख मतलब क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे अपने खजूर पंछी को छाया नहीं, फल आ गए थे दूर। मतलब जो प्लांट का पौधा था, मतलब प्लांट का पौधा जो भाई साहब धान का पौधा था, वो भाई साहब 20-20 फुट का हो गया। 20-20 फुट का होने के बाद फिर ऊपर से झुक गया, कोई काम का नहीं सर। ठीक, तो इन्होंने देखा यार ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है भाई, ये बड़ी ज़्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है। ठीक है, ये साइंटिस्ट आदमी, इन्होंने भाई खोज की, तो खोज की तो पता लगा कि इसके अंदर जो फंगस है, जो कौन सा सर आपका जिब्रेला फ्यूजिकोला है, वो भाई साहब क्या कर रहा है, वो इसकी ग्रोथ को फट से बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तब इन्होंने खोज लिया कि क्या है सर, ये इसके अंदर जिब्रेलिन है। तो भाई साहब याद रखना, जिब्रेलिन जो क्या करता है, सेल के एलोंगेशन में और डिवीजन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, बाकी साइटोकाइनिन भी मेनली सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन हेल्प करता है, लेकिन ये आपका जिब्रेलिन भी करता है। ये बार बार बंद क्यों हो जा रहा है, रुको, हाँ पता नहीं क्या ही दिक्कत, छोड़ो। चलो भाई साहब, इसके अलावा सर क्या करता है, इस शुगर क्वालिटी को, शुगर केन के अंदर शुगर की क्वालिटी को बढ़ा देता है। अच्छा, बार्ले मेल्टिंग में, पेनिकल इमर्जेंस में हेल्प करता है, डोरमेंसी ब्रेकिंग में हेल्प करता है, पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है। इस समय कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन हेल्प करता है। चलो अब भैया देखो साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन सा से साइटो, सा से सेल डिवीजन, बात खत्म। ठीक है, मेनली क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद रिगमोंड लेग इफेक्ट इसमें देखा गया, याद रखना, इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को रोक देता है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को कौन रखेगा, साइटोकाइनिन, इनहिबिट मतलब थोड़ा सा निषेध कर देगा, रोक देगा। अच्छा, इसके अलावा इथिलीन सर जी क्या है, इथिलीन भाई साहब पका देता है, जैसे हम तुमको अभी पका रहे हैं, हम क्या है, इथिलीन है को सर पका रहे हो, पका तो रहे ही हैं, इतनी फास्ट बात पढ़ा रहे हैं तो पकाना ही हो गया। लेकिन तुम लोग अगर अच्छे बच्चे हो तो इथिलीन का प्रभाव कम डालना। ठीक है, आराम से एज इथिलीन नहीं, एज ऑक्सीजन काम लेना, एज साइटोकिनिन हमको समझना, इथिलीन मत समझना, नहीं तो फिर पका रहे हो हैं। अच्छा, तो इथिलीन क्या है सर, इथिलीन क्या है सर, पका देता है, आप तो याद रहेगा। अच्छा सर, इसके अलावा सर इथिलीन एक काम और करता है, आप कहोगे सर वो क्या है, वो फीमेलनेस को बढ़ा देता है। अरे सर, अब हम तुमको अगर हम अब देखो हम आप हमने अपने आप को इथिलीन क्यों बोला, अभी पका रहे हैं, अगर आप लोग पके नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो जिंदगी में बढ़िया जॉब लग जाएगी, तो भाई साहब शादी हो जाएगी, बीबी मिल जाएगी, ओ माय गॉड, टू लव। ठीक है, तो इस बातों को याद रखना। ठीक है, अब वरना ऐसे घूमते रहोगे, शादी होगी नहीं। ठीक, कोई तुम शादी नहीं करेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टेंशन ना लेना, अच्छे से पढ़ो। ठीक है सर, इथिलीन क्या है, इथिलीन जो है भैया फीमेलनेस को बढ़ा देता है। ये बातें इसलिए करते हैं ताकि याद रहे, फीमेलनेस अब तो याद रहेगा ना, हाँ सर जी क्या होते, इथिलीन है बस। अच्छा, इसके बाद राइपेनिंग, पकाने में हेल्प करता है। चलो अच्छा, एब्सेसिक एसिड क्या है सर, एब्सेसिक एसिड सर जी तुम्हारे आसपास के खरपतवार हैं, यानी बीड है, मतलब सर जी कौन, यानी ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ को बार बार रोक रहे हैं। तो एब्सेसिक एसिड क्या है, एक भैया एंटी ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ को बड़ी जल्दी रोक देता है। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है सॉरी। अच्छा, इसके अलावा सर स्टोमेटा क्लोज कर देता है, स्ट्रेस हार्मोन है, तुमको स्ट्रेस दे देता है भाई साहब। तो एब्सेसिक एसिड कौन है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्टोमेटा क्लोज करता है, डोरमेंसी को इंड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है, और एब्सेसिन लेयर काज कर देता है, जिससे कि आराम से क्या होती है, ग्रोथ एकदम रुक जाती है। चलो भाई आगे बढ़े। अरे अच्छा लग रहा है, थम्सअप वम्सअप कर दिया करो भाई, हैं ये सब 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, और 2-2 घंटे की क्लास तुमको 2-2 मिनट में फटाफट दे रहे हैं। ठीक है, तो लाइक वाइक कर दिया करो, ऐसे थम्सअप करो भाई, थम्सअप करो, कम से कम 2-4 थम्सअप तो हमें दिखें, तुम लोग बहुत नालायक हो गए भाई, बहुत नालायक हो। ठीक है, तुम बिल्कुल आकाश सर की इतनी सी बात नहीं मानते हो, हैं चलो अच्छा कोई बात नहीं, ना मानो। अच्छा आगे देखो भाई, लूसर्न लीफ जो होती है, लूसर्न की लीफ में क्या होता है सर, ट्राइकोटनाल होता है, जो विच विन अप्लाइड है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ो। मेलिक हाइड्रोजेट, हाँ मेलिक हाइड्रोजेट क्या करता है, ये 2% यूज करते हैं शक्कर कंट्रोल इन टबेको में शक्कर के कंट्रोल के लिए मेलिक हाइड्रोजेट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, एब्सेसिक एसिड क्या होता है, डिफोलिएंट यूज होता है। ठीक है, बात याद क्लियर है आपको। नेप्थलीन एसिडिक एसिड क्या करता है, फ्रूट थिनर की तरह प्रयोग होता है, सर फ्रूट थिनर पतला करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसमें होती है, रेड वेवलेंथ में होती है। आपने सुना भी होगा, रेड वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, बस ईयरफोन लगा देना, ईयरफोन मत निकालना। ठीक है, अच्छा
स्टार्च एनर्जी क्या है? फर्स्ट विजुअल प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो कौन सा होता है? स्टार्च होता है। बस ये बात याद रखना। 7 टाइप की क्लोरोफिल होती है, 7 टाइप की नहीं बताएंगे, ठीक है, 2 टाइप की मोर इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना। चलो अच्छा, केरोटोनाइट्स क्या है? एक फैट सॉल्युबल येलो पिगमेंट होता है, जानते हो, पीला रंग केरोटोनाइट्स पिगमेंट के कारण आता है। अच्छा, इसके अलावा क्वांटम यील्ड एनर्जी क्या है? 12% तक, याद आपको पता है, ठीक है। DCMU क्या है? डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया होती है, ठीक है। इसके अलावा फॉर फोटोलाइसिस मैग्नीज एंड क्लोरीन इज इसेंशियल। फोटोलिसिस के लिए मैग्नीज और क्लोरीन दोनों की काफ़ी इसेंशियल होते हैं, ठीक है, ये भी बात आपको पता है। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल बोलते हैं। देखो ये सब फैक्ट हैं भाई, ये सब फैक्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जोश मत ठंडा करो अपना, ठीक है। तो C3 साइकिल क्या है? केल्विन साइकिल है। और C4 साइकिल को क्या बोलते हैं? हैंज स्लैक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। याद हो गया? ओ माय गॉड, ओके, चलो भाई साहब याद हो गया। तो C3 साइकिल क्या है? केल्विन साइकिल है। C4 साइकिल क्या है? हैंज स्लैक साइकिल होती है, ठीक बात है। ओ ना ना बाबू, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से चलो, एकदम भागो ना, बच्चे अच्छे हैं अपने, ठीक है, लाइक वाइक नहीं करते कोई, अच्छे बच्चे। हाँ देखो सर, अब सर C3 क्या होता है? C3 आप जानते हो, जिनमें अपना स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? आपका 3PGA बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। आओ उसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सर्दी फिक्स करता है, तो फिक्स करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है? तो RUBP एंजाइम होता है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है कि आपके किस में हेल्प करता है? CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? वो PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अच्छा, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, इन दोनों में अनुपात क्या होता है? 3:1 का होता है, ठीक बात है। अच्छा, अरे भाई आराम से, हाँ क्या होता है? 3:1 का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये मोनोमॉर्फिक होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट 50 से 150 ppm, ऐसे ही सुन सकते हो। अच्छा, लीफ इंटरवीनियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाईली 200 ppm, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। हाँ, ये बात याद रखना कि सर 18 ATP रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ग्लूकोज में, बस ये इस पॉइंट को याद रखना सर, 1 मोल ग्लूकोज में 18 ATP चाहिए होती है। इसके अलावा ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर सर कितना सुटेबल होता है C3 प्लांट्स के लिए? इस C3 प्लांट में सुटेबल एक्टिविटीज़ के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। और सर जो C3 प्लांट होते हैं इनमें फोटो रिस्पायरेशन भी ज़्यादा होती है सर, क्या हमने कहा? फोटो रिस्पायरेशन ज़्यादा होती है। और सर एग्जाम्पल क्या है? राइस, बीट, बार्ले, ये सभी कैसे होते हैं? C3 प्लांट होते हैं, ठीक है। बस आगे बढ़ो। C4 प्लांट क्या होते हैं सर? C4 प्लांट वो है जिनमें इनके अंदर क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है, ठीक है। इनमें जो एंजाइम होता है वो PP पेप्को एंजाइम होता है, उनमें RUBP होता है, इनमें PP कार्बोक्सिलेज होता है, ठीक। A और B का जो रेशियो होता है 4:1 होता है, कितना होता है बेटा? 4:1 होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, 1 मिनट, ओह माय गॉड, चलो 4:1 होता है। आगे देखो, इसके अलावा अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट 0 से 10 ppm, ठीक, उसमें और कुछ था आपने देखा भी। हाँ, उसमें सर कितना यूज हो रहा था, ठीक है, इसमें होता है 30 ATP, तो 30 ATP रिक्वायर्ड होता है 1 मोल ग्लूकोज के लिए। और सर इसमें कितना था? 18 ATP रिक्वायर्ड था 1 मोल ग्लूकोज के लिए, ठीक है। बस ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर इसमें बात करें C4 प्लांट में तो 30 से 45, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है। सर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? सोरगम है, शुगर कैन है, मेज है, ये सभी आपके C4 प्लांट होते हैं। कैम प्लांट क्या होते हैं सर? ये आपके कैम प्लांट की बात करें इनमें सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा सकुलेंट हैबिट होती है इनकी, फोटोसिंथेसिस बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। सबसे स्लो फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? आपके कैम प्लांट में होती है। इनमें आपका पाइन एप्पल और सीजल आता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फोटो रिस्पायरेशन क्या है? इसे हम लोग आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, तो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? फोटो रिस्पायरेशन को बोलते हैं, ठीक है। या इसे हम लोग C2 साइकिल बोल देते हैं। तो आपसे पूछ सकता है C2 साइकिल कौन सी होती है? तो C2 साइकिल होती है आपकी फोटो रिस्पायरेशन वाली। चलो अच्छा, टर्म सबसे पहले जो यूज हुआ था, ठीक है, ये फोटो रिस्पायरेशन जो टर्म यूज किया था वो यूज किया था डेकर ने। फिर डेकर ने कब किया था? टोबैको में सबसे पहले इसको देखा था। अच्छा, ये मेनली लाइट में ही होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो रिस्पायरेटरी सब्सट्रैक्ट होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोलेट होता है। अच्छा, एक इसके अलावा जब ये फोटो रिस्पायरेशन होता है इस समय कोई भी ATP नहीं बनता, बस ये पॉइंट याद रखना। पर किसमें ATP नहीं बनता? तो फोटो रिस्पायरेशन में ATP नहीं बनता है, C2 साइकिल होती है, डेकर ने टोबैको में खोजा था, ठीक है। और इसमें लिमेली लाइट में होता है। चलो अब बात करते हैं रिस्पायरेशन की। सर रिस्पायरेशन यानी सांस की बात करेंगे, सांस में तेरी सांस मिली वाला गाना नहीं है, दूसरी बात है सर लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज एसिटाइल कोएंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, थोड़ा फास्ट बोल गए हम, लाओ धीरे धीरे बोलते हैं। देखो जो लिंक बिटवीन है
ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच वो कौन सा है सर, वो कौन सा एंजाइम होता है, दोनों के बीच लिंक रखता है, वो है आपका एसिटल कोएंजाइम होता है। कौन सा होता है बेटा, एसिटल कोएंजाइम होता है। ठीक है सर। अच्छा आगे देखें, रिस्पायरेशन। अब देखो सर एक मिनट, हाँ ये हो गया। हाँ जब देखो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी जो सब्सट्रेंट होता है कौन सा, ग्लूकोज होता है, जानते हो। फर्स्ट कॉमन फेज होती है रिस्पायरेशन की कौन सी है, ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। एसिटल कोएंजाइम जो होता है एक रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, क्रेब साइकिल के लिए। ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, लगभग उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है आपकी रिस्पायरेशन में, वो 686 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है इफिशियंसी ऑफ रिस्पायरेशन की बात करेंगे 40 से 50% होती है। ठीक है बट याद रखना 40 से 50% होती है। अच्छा आगे देखो सर, आगे क्या है, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की जो साइट होती है वो कौन सी है, साइटोप्लाज्म है। और साइट ऑफ क्रेब साइकिल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सर किसकी साइट होती है, ये आपकी क्रेब साइकिल की होती है। और ग्लाइकोलिसिस की कौन सी होती है, ग्लाइकोलिसिस की होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम यूट्यूब पे भी कई बार करवा चुके हैं। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और क्रेब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है अच्छा फिर आप फोटो रिस्पायरेशन में देखो, बहुत फास्ट चीज़ें चल रही हैं, बहुत आराम से जब भी टाइम मिले ईयरफोन लगा के देखते रहना। भाई नालायक को बार बार क्यों बोलते हैं, ठीक है क्योंकि हम जानते हैं चीज़ बोरिंग है। अच्छा फोटोपेडिज्म की बात करें तो फोटोपेडिज्म जो होता है ये सबसे पहले खोजा था गार्डनर एंड अलार्ड ने। किसने, गार्डनर एंड अलार्ड ने खोजा था। ठीक है अच्छा डे और नाइट की बात तो चली रही थी इसमें। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स इसमें डिवाइड करते हैं सर। जिनमें प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें 14 घंटे से 14 आवर्स या 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट, कम चाहिए शॉर्ट डे प्लांट। रबी जितने होते हैं लॉन्ग डे होते हैं, खरीफ जितने होते हैं शॉर्ट डे होते हैं। ठीक है आगे बढ़ो, एग्जाम्पल देख लेना। डे न्यूट्रल सन्यासी आदमी हमारे जैसे, फर्क नहीं पड़ता लाइट का और उसका। अंधेरा है 12:30 1 बजे तभी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है तो सर जी क्या है, डे न्यूट्रल है। अच्छा सर जी इथिलीन भी है, सर जी डे न्यूट्रल भी है। आगे बढ़ो, कैसे भी याद करो भाई, अजीब अजीब नाम है। हाँ तो सर जी इनमें कौन कौन से, कॉटन है, ठीक है एकदम कपास तो है ही सर। अच्छा मेज, अरे मजे में रहते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। सनफ्लावर, अरे सर जी सनफ्लावर जैसे खिले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बकवीट, ठीक है तो बकवीट तो ना याद रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बकवीट कैसा है, डे न्यूट्रल है। सनफ्लावर कैसा है, डे न्यूट्रल है। मेज कैसा है, डे न्यूट्रल है। और कॉटन कैसा है, डे न्यूट्रल है। आगे बढ़ो, आगे था बर्नलाइजेशन। अब देखो ये भैया बैंक का महाराष्ट्र में आया था, आप जानते हो। ये बर्नलाइजेशन जो टर्म था ये लिसिंको ने दिया था 1928 में। 1928 में किसने दिया था, अरे भाई किसने दिया था बताओ, लिसिंको ने दिया था। ठीक बात है। ये सर क्या है, ये सर जी हम लोग चिलिंग इंजरी जो होती है एपिकल बर्ड को क्या करते हैं, आराम से चिलिंग टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो चिलिंग इंजरी जब हो जाती है प्लांट में तो उसे क्या बोलते हैं, बर्नलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है ये कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट बर्ड सीडलिंग एसिलेटेड फ्लावरिंग। ठीक है आगे देखो, बात करते हैं एंजाइम की। सर जी एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम जो था सबसे पहले खोजा किसने था सर, तो इसको खोजा था कोहन ने। किसने खोजा था भाई, कोहन ने खोजा था। ठीक है देखो बहुत फैक्ट है, बस याद करते जाओ। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम की बात करें तो एंजाइमिक की जो एक्टिविटीज होती है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, किसमें सर जी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बहुत आराम से बनी रहती है। ठीक है लेकिन सर जी ये जो एंजाइम होते हैं ये सर जी डीनेचुरेट होने लगते हैं। भैया जी डीनेचुरेट होने लगते हैं, भैया जी घर पे है ना, हाँ तो डीनेचुरेट होने लगते हैं। और डीनेचुरेट कितने पे होते हैं, डीनेचुरेट होते हैं आपके 55 से 60 पर। ठीक है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो इतने पर क्या होते हैं, डीनेचुरेट होते हैं। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट लॉ ऑन ग्रोथ की अगर बात करें तो सर जी इंपॉर्टेंट लॉ और ग्रोथ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, एक मिनट जाओ भाई। लॉ ऑफ मिनिमम जो दिया था लेविंग ने दिया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बनेंगे। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, कमेंट में लिखो भाई, सामने लिखा है कमेंट में लिखो। थोड़ा हाथ को तकलीफ दो, थोड़ी सी हाथ को तकलीफ दो भाई। यहाँ तक वही बच्चे रुकते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है, थोड़ा हाथ को तकलीफ दो। हाँ किसने दिया लॉ ऑफ मिनिमम, लिविंग ने दिया। कब दिया सर जी, 1862 में। कब दिया सर, 1862 में दिया। ठीक बात है। अच्छा लॉ ऑफ इल्ड मैक्सिमाइजेशन, लॉ ऑफ इल्ड मैक्सिमाइजेशन, देखो इसमें टाइम देने वाली बात है, याद करने वाला है। लॉ ऑफ इल्ड मैक्सिमाइजेशन किसने दिया सर, वेलैक ने दिया। किसने दिया सर, वेलेसी ने दिया, वेलेसी ने दिया। ठीक है ब्लैकमैन ब्लैकमैन गेव लॉ ऑफ ऑप्टिमम फैक्टर। ठीक है तो ऑप्टिमम फैक्टर ब्लैकमैन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मिस्चेलिस ने 1909 में, तो मिस्चेलिस ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न दिया। ठीक है अच्छी बात है। इनवर्स इल्ड जो नाइट्रोजन लॉ है विलॉक्स ने दिया था। ठीक है और लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन जो दिया था लिविंग ने दिया था। आओ फिर से पढ़ते हैं, ठीक है सब ऊपर से निकल गया। लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन किसने दिया, लिविंग ने दिया। क्लियर। लॉ ऑफ इल्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए वेलैकी ने दिया, वेलैकी वाओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसने दिया,
डिमरेजिन दिया मिसचेलिस ने, और इल्ड नाइट्रोजन वाला विलॉक्स ने दिया। 4-5 बार पढ़ना याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ पैरामीटर्स पे। लीफ एरिया इंडेक्स सर कितने दिया, वाट्स में दिया सर, 1947 में दिया, 1947 में दिया, ठीक है। इसे हम लोग प्रोडक्टिव कैपिटल भी बोलते हैं, बस ये पॉइंट याद है, दोनों पॉइंट। प्रोडक्टिव कैपिटल किसे बोलते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स जो होता है 3 से 4 फॉर क्राफ्ट्स विद हॉरिजेंटल ओरिएंटेड लीफ एंड 6 to 9 फॉर क्राफ्ट विद अपराइट लीफ। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छा एग्जाम आएगा तो पूछ लेगा कि भैया लीफ एरिया इंडेक्स होता है वो 3 से 4 किसके लिए होता है, ये उन क्रॉप के लिए जो हॉरिजेंटल ओरिएंटेड होती हैं, और 6 से 9 किसके लिए, जो अपराइट लीफ के लिए, 6 से 9 अपराइट और 3 से 9 हॉरिजेंटल ओरिएंटेड, ठीक है। चलो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ये भैया बेस्ट इट ऑल ने दी थी। एब्सोल्यूट किसने दी थी, बेस्ट इट ऑल ने दी थी, ठीक है। और ये आपकी जी ग्राम ऑफ ड्राई मैटर में कन्वर्ट एक्सप्रेस कर लेते हैं। चलो क्रॉप ग्रोथ रेट कितने दी, वाटसन ने दी, वाटसन ने लीफ एरिया इंडेक्स भी दिया और क्रॉप ग्रोथ रेट भी दी, वो 1947 में दिया या 1952 में दिया, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे में, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव ग्रोथ रेट कितने दी, ब्लैकमैन ने दी 1919 में, 1919 में, ठीक है। और इसको भी ग्राम जी डे में करते हैं, ठीक है, देख लो। नेट एसिमिलेशन रेट किसने दी, ये भाई साहब ग्रेगरी ने दी, ठीक है। ये सब फैक्ट है, याद रखना। लीफ एरिया ड्यूरेशन किसने दिया, वाटसन ने दिया 1952 में। लीफ एरिया रेशियो जो होता है क्या होता है, लीफ एरिया अपॉन यूनिट प्लांट ड्राई मैटर, ठीक। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसके बाद खत्म, इतने पॉइंट पढ़ लो। देखो कंपटीशन इंडेक्स जो दिया था, ये जो कंपटीशन इंडेक्स टर्म जो है ये दिया था भाई साहब डोनाल्ड ने। किसने दिया था, डोनाल्ड ने, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं भैया, डोनाल्ड ने दिया था, ठीक है। तो चलेगा भाई साहब, अच्छा डोनाल्ड ने दिया। टर्म हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया, ये भी डोनाल्ड ने दिया। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स और दोनों किसने दिया, डोनाल्ड ने दिया। आइडियो टाइप का कॉन्सेप्ट भी डोनाल्ड ने दिया। तो डोनाल्ड ने भाई साहब बड़े काम किए, एक तो कंपटीशन इंडेक्स देख के चले गए, एक भैया हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिए, अब एक आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। लीव वाटर कंटेंट मेजर्ड बाई थर्मोकपल, अब ये भी क्वेश्चन नहीं सुने होंगे सर, बड़ा कम सुने होंगे, क्या सुने, तो लीफ वाटर कंटेंट था, ये भाई साहब से थर्मोकपल से नापते हैं, ठीक। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ सीफर प्लांट मैलिक एसिड या एप्सेटिक एस्पार्टिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा 1 ग्राम प्रोडक्शन ऑफ ड्राई मैटर यूज 37 से 81 कैलोरी, मतलब 3700 से 4100 कैलोरी यूज होती है, अच्छी बात है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड अपन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स है। फ्लैग लीफ क्या होती है, फ्लैग लीफ जो होती है फोटोसिंथेसिस में 52% तक कंट्रीब्यूट करती है। ऑन यानी सिकुर जो होता है 12% करता है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग चिलेट कौन सा है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। बस ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया। कल आपकी सॉइल साइंस होगी, ठीक है। कल पूरी सॉइल साइंस को जो रेड्डी इस बुक में दे रखी है उन पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो सोर्स आपको हम बार बार इसलिए बता देते हैं ताकि आपको किसी समस्या ना हो, आपको लगे कि आपको इतना अच्छा सोर्स पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपका जो टाइम हम यूज कर रहे हैं, इस टाइम का यूटिलाइजेशन तभी अच्छा होगा जब आप अच्छे से साथ दोगे मेरा। देखो 32 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है। 32 मिनट की क्लास में 2 चैप्टर निपटाए हैं। ऐसा नहीं कि चैप्टर्स को ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2.5 से 3 घंटे का चैप्टर है, पर हमने आपको जल्दी जल्दी निपटाया। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास समय कम है, रिवीजन अच्छे से कर लो। अगर आप इन फैक्ट्स को पढ़ के चले जाओगे बेटा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस हम बार बार इसीलिए बोलते हैं इस पर अच्छे से फोकस करना। हाँ, अगर पूरी डिटेल में क्लास चाहिए तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पर आराम से चले आओ, आकाश 5 प्रोमो कोड अप्लाई करो, ठीक है। 5% का डिस्काउंट आपको हर एक कोर्स में मिलेगा, ठीक है। कोई समस्या हो किसी प्रकार की, नंबर दे रखा हमने, बेधड़क कॉल करो, ठीक। आराम से आपकी कोई भी समस्या का समाधान हम करेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से तो हमें, ठीक। आप लोगों ने कितना साथ दिया मेरा, ठीक, जो आज इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं, आप लोगों की वजह से है ना बेटा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से शेयर करो। हम चाहते हैं जितने बच्चे जिनको अच्छा लग रहा हो ये सर पूरी किताब खत्म करने का जो अगर मैंने अपनाया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर करें ताकि हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है, ठीक, कि आपकी शेयरिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो शेयर करके अपने को चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे कहीं भी आप मुझे टैग करें। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, नंबर मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग कर सकते हैं, ठीक है, आकाश वाजपेयी नाम से। चलिए भाई साहब, मेरे कल वीडियो मिलेंगे, सॉइल साइंस पूरी खत्म कर लेंगे, ठीक। इस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके साथ नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पहली क्लास में करवाए थे वो अच्छे से देख लेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्लास अपलोड कर चुके हैं, दोनों क्लास देख लेना जिसने ना देखी हो, ठीक। जो बच्चे देख चुके हैं वो भी इन क्लास को बार बार रिपीट करके देखते जाएं, जिससे कि क्या होगा, आपके अंदर रिवीजन इतनी बार हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक। कभी घूमते फिरते चलते फिरते हर टाइम ईयरफोन लगा के देखते रहो, सुनते रहो, नहीं सुनते रहो, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। एग्रीकल्चर बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप सब मेरे बच्चे एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।